हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। WHO के अंदर 18 से 19 मई तक चली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में चाइना ने पूरी बाजी ही पलट दी। जहां दुनिया एक और चाइना को जिम्मेदार ठहराने में लगी, वहीं चाइना ने सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया। तो कैसे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदली, तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है और आज जिन देशों की हम बात करेंगे उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीएस का पार्ट आपके इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट सिनेरियो से ही आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, जैसे इंडिया, जापान, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। चाइना की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ आती हैं जैसे शंघाई है, हांगकांग है, मकाऊ है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। तो ये है हमारी प्यारी दुनिया, और इस दुनिया में अपना प्यारा सा घर, और इस घर के आसपास बहुत कुछ इन 5 से 6 दिनों में घटा है। तो चलिए जानते हैं। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। जब 2018 में G20 समिट अर्जेंटीना में हुई थी, तो उस वक्त एक और ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया जिसे जय ग्रुप कहा गया, जिसमें जापान, इंडिया और अमेरिका। साथ ही 2017 में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्वाड ग्रुप बनाया गया था, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। और ये दोनों ग्रुप इसलिए ही बनाए गए थे ताकि चाइना को इंडो पैसिफिक ओशियन या साउथ चाइना सी में बढ़ते हुए उसके दबदबे को काउंटर किया जा सके। इस ग्रुप में अब तक के इंडिया और जापान ने ही चाइना के अगेंस्ट में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी, चाहे वो मुद्दा हमारा ताइवान का हो और चाहे वो मुद्दा हमारा कोरोना वायरस को लेकर हो। और इसीलिए चाइना हम पर और साथ ही साथ जापान के ऊपर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। भारत को चोट पहुंचाने के लिए उसने अपने फाइटर जेट्स को लद्दाख रीजन में भेजा और नेपाल को हमारे अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से मानसरोवर रोड प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रुक गया। आर्मी चीफ MM नरवाना को कहना पड़ा कि नेपाल किसी और के इशारे पर ये कर रहा है। साथ ही साथ भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के दीमर बशर डैम को फाइनेंस किया। G20 की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1999 में इसे स्थापित करा गया, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन साथ में आते हैं, जिसके करंट प्रेसिडेंट किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। लेकिन जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने कोरोना वायरस के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट किया और ताइवान को WHO में ऑब्जर्वर की पोजीशन दिलाने के लिए अपना समर्थन दिया। इन परिस्थितियों में भारत क्वाड ग्रुप में और जय ग्रुप में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया, जिसने एक भी स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट में नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ US की सेनेट ने चाइना में करीब 20 लाख यूगर मुस्लिमों को जेलों में बंद रखा गया है और उनके मानवाधिकार के हनन को लेकर एक बिल पारित कर दिया गया, जिसमें ट्रंप के सिग्नेचर होने केवल बाकी हैं, जिससे चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे काटसा एक्ट के अंतर्गत, जिसके अनुसार चाइना किसी भी देश से हथियार नहीं खरीद सकता और चाइना के मिनिस्टर्स और हाई मिलिट्री कमांडर्स कभी भी US नहीं जा पाएंगे। US इससे पहले भी चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा चुका है, जब चाइना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-35 रशिया से खरीदा था। लेकिन हम पर यह काटसा एक्ट नहीं लगाया गया जब हमने रशिया से S-400 परचेज करा, इसकी धारा 231 में संशोधन करके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस काटसा एक्ट का आपको फुल फॉर्म आना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब सीनेट क्या होती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, जैसे भारत में पार्लियामेंट होती है वैसे US की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा होती है तो उनका लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, जो कि ब्लैक डॉट से है, और हमारा अपर हाउस जो कि राज्यसभा कहलाता है, उनका सीनेट कहलाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ WHO में, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हर साल एक सेशन होता है। इस बार ये 73वां सेशन था, जिसमें दुनिया भर के हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जिसमें करीबन 34 मेंबर होते हैं और ये 1 साल तक इस पोजीशन पे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर टेड्रोस की पोजीशन को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम सिर्फ इतना होता है कि 1 साल के अंदर WHO के अंदर जो मुद्दे डिस्कस किए जाने हैं उनको सेलेक्ट करना और आगे बढ़ाना। इनसे पहले जो इस पोजीशन पे थे वो जापान के डॉक्टर H नाकातानी थे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर जो ड्राफ्ट लाया गया वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया और जिसका समर्थन कई देशों ने किया। ताइवान के मुद्दे पर केवल 67 देशों ने समर्थन करा, जिसकी वजह से ताइवान को इस बार भी एज अ ऑब्जर्वर भी नहीं बुलाया गया।
और इस मुद्दे को अगले साल तक के टाल दिया गया। और वहीं कोविड-19 की इन्वेस्टिगेशन को लेकर करीबन 100 देशों ने समर्थन करा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने भी इसका समर्थन किया, जबकि रशिया और चाइना के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भारत ने भी WHO में जाकर कम से कम इसका समर्थन किया और चाइना के अगेंस्ट में एक स्टैंस लिया। और चाइना ने WHO की इन्वेस्टिगेशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ। चाइना के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जब तक ये पेंडेमिक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें इसके इलाज पे फोकस करना चाहिए। इस कंडीशन के साथ अब ये पेंडेमिक कब ख़त्म होगा, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में या 2 साल में, और तब तक ये इन्वेस्टिगेशन डिले मोड में रहेगी। तब तक चाइना वो सारे सबूत मिटा चुका होगा जो इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम भूमिका निभा सकते थे। अगर कूटनीतिक विजय के मामले में देखें तो चाइना ने सारे देशों को इस मुद्दे पे हरा दिया। ये लंदन के पेपर का आर्टिकल है। बताया गया WHO एडॉप्ट्स इंडिपेंडेंट रिव्यू। ये रिपब्लिक इंडिया का आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि सारे मिनिस्टर्स ने ताइवान के मुद्दे को अगले साल के लिए डिले कर दिया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है जिसमें US ने बहुत कोशिश करी कि ताइवान को एक ऑब्जर्वर की सीट WHO के अंदर दिलाई जाए। ये बिजनेस इनसाइडर का आर्टिकल है जिसमें चाइना ने सारे देशों को आउटप्ले कर दिया कोरोना वायरस के मुद्दे पर। ये CNN का आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि WHO की इन्वेस्टिगेशन को डिले करके चाइना पेंडेमिक के सारे सबूत मिटा चुका होगा और अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके वही सच बताएगा जो उसकी इमेज को पॉजिटिव बनाए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।